इस वाली वीडियो में चलिए बात करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, लेयर थ्री जो डिवाइसेस हैं वो अपनी फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं, राइट। तो कंफ्यूजिंग सा भी टॉपिक है थोड़ा सा, और अगर आप बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। रीज़न क्या है इंटरेस्टिंग, कि ये आपको पूरी लेगेसी बताता है कि जो इनिशियल शुरू से लेके सिस्को के गेटवे एंड राउटर्स बने हैं, किस बेसिस पे वो फॉरवर्डिंग करते थे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट iOS वर्जन्स। और कन्फ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर मटेरियल में आपको ना मिक्सअप सी बातें मिलती हैं कि इसका कॉन्सेप्ट उसमें बता रखा है, उसका इसमें बता रखा है। तो आई डोंट नो आपने पहले ये टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो यस, अगर आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन्स मिलेंगी आपको। आई होप कि मैं इस वीडियो में वो वाली कन्फ्यूजन्स दूर कर पाऊँ। ठीक है, तो बात करते हैं वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट, कि टोटल जो लेयर थ्री फॉरवर्डिंग टाइप से हैं आपके, जो आज तक के टाइप्स हैं वो थ्री टाइप्स हैं। तो इनिशियली आता था आपका प्रोसेस स्विचिंग, फिर आता था फास्ट स्विचिंग, और फिर आता है आपका सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। अब मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूँ, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि मैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, क्योंकि मैंने ना कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ा है, पहली बात तो ये। और जब आप कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ते हैं ना, तो आपको पता रहता है, जैसे ये मदरबोर्ड में आपका क्या है, सीपीयू है, ठीक है, फिर उस पे आपकी रैम है, ओके। वहाँ पे आपकी आईओ बसेज होती हैं, एड्रेस बस हैं, डेटा बस हैं, कंट्रोल बसेज हैं, जो आपके डेटा को इन बिटवीन जो डिवाइसेस हैं आपके वो कैरी करती हैं। तो जैसे रैम और सीपीयू के बीच में डेटा लेकर जाना है, तो किसका काम है, वो आपका बसेज का है। एड्रेस पहले आपका एड्रेस ढूंढेगा, लाइक कि जैसे मैं बोलूँ कि ये आपकी हार्ड ड्राइव में एक मूवी पड़ी है जो आपको रन करनी है, और वो मूवी कहाँ रन होती है, आपकी रैम पे ना। तो अगर ये हार्ड ड्राइव में मूवी का साइज 1 GB है, और आपके पास अगर रैम भी 1 GB है, तो क्या लगता है वो पूरी मूवी रैम पे आती है या फिर टुकड़ों में? तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में, जो पार्ट आया हर मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट होगा, डिस्प्ले पे दिखेगा, साउंड आएगी, फिर वो हटता जाएगा, अगला पार्ट आता जाएगा, ये हटता जाएगा। इस तरह से प्रोसेसिंग होती है सारी की सारी। तो जब आपको हार्डवेयर का प्रोसेसिंग का पता रहता है, तो अब राउटर्स भी क्या है, हार्डवेयर ही तो है, कंप्यूटर्स ही तो है, बस फर्क क्या है इसमें, डिस्प्ले नहीं है। ओके, तो इसीलिए आप देखिए, जैसे आप बात करें कि कंप्यूटर्स में जो प्रोसेसिंग होती थी वो भी सिमिलर टू ऐसा ही कुछ होता था। आप कंप्यूटर की प्रोसेसिंग समझिए। सबसे पहले कंप्यूटर्स जो पहले आते थे आपके, पेंटियम से भी इवन पहले, उनमें ना कैसी होती थी, प्रोसेस स्विचिंग चलती थी आपकी। प्रोसेस स्विचिंग का मतलब ये था कि अगर एक काम आपको करवाना है, मान लीजिए आपको चलाना है म्यूजिक प्लेयर, ठीक है, वो आपके प्रोसेसर की ना एक कोर यूज करता था। फिर अगर आपको दूसरा काम कराना था, तो उसके लिए आपके प्रोसेसर की दूसरी कोर होनी चाहिए थी आपके पास। ऐसे ही आपकी क्या है, प्रोसेस स्विचिंग चलती है, बहुत स्लो स्विचिंग होती है, और बहुत सारे पैरामीटर हैं जो सिर्फ अकेले सीपीयू को ही मैनेज करने पड़ते हैं। सारा काम किसके बेस है, सीपीयू के बेस पे है। ओके, फिर कौन सी आई आपकी, फास्ट स्विचिंग। फास्ट स्विचिंग में क्या, अच्छा एक और एग्जांपल समझिए प्रोसेस स्विचिंग का। मान लो आपको एमएस ऑफिस रन करना है, ठीक है, या फिर आप इंटरनेट चला रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, आप फेसबुक का एग्जांपल लीजिए। जब आप प्रोसेस स्विचिंग करते हैं ना, facebook.com ओपन करते हैं, पहली बार फेसबुक ओपन होने में टाइम लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगेगा। लेकिन जब आप इस फेसबुक के टैब को क्लोज करते हैं, दोबारा से ब्राउजर ओपन करके फेसबुक ओपन करते हैं, तो सेकेंड टाइम इतना आजकल टाइम नहीं लगता, क्योंकि पहले ही वो सारा प्रोसेस हो चुका है फास्ट स्विचिंग के थ्रू। और उसका डेटा कहाँ पे पड़ा है, आपकी कैश मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब वो कैशे मेमोरी ने क्या किया कि जो फ्रिक्वेंटली आपके काम हो रहे हैं उनको वो क्या करता है, एक मेमोरी आती है अलग से आपकी रैम और हार्ड ड्राइव के अलावा, कैश मेमोरी जिसको बोलते हैं, तो उसमें स्टोर करके रखता है। बार बार रैम के कंट्रोलर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो एड्रेस नहीं ढूंढने बार बार, आपको सिर्फ क्या करना है, डेटा कैरी करना है। तो इसलिए फास्ट स्विचिंग क्या यूज करता है, आपका कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करता है। तो इस तरह से मान लो अगर एक राउटर ने आपके क्या बोलते हैं, पैकेट्स रिसीव किए, यहाँ भेजना है, तो पहले उसको सारी चीज़ें चेक करनी है। ओके, फर्स्ट टाइम तो टाइम लगेगा। प्रोसेस स्विचिंग इसीलिए बोलते हैं कि आपकी टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन फास्ट स्विचिंग इससे बेहतर क्यों हुई, क्योंकि एक बार तो टाइम लगा, लेकिन अगली बार जब आपको सेम डेस्टिनेशन पे भेजना है कुछ भी, तो राउटर को पता रहेगा कि हाँ यार, इधर से नहीं जाना, इस वाले आईपी से जाना है, तो वो भेज देगा उधर। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने दिया है आपको कि कैसे काम करता है। तो चलिए अभी समझते हैं एक जो आपका बिल्कुल लेगेसी मेथड है, कि कैसे प्रोसेस स्विचिंग एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, राउटर्स कैसे प्रोसेस स्विच करते थे पैकेट्स को। जो पैकेट स्विचिंग है ना, ये उसी के तीन पार्ट्स हैं। पैकेट स्विचिंग आपकी इन तीन तरीके से हो सकती है। तो ये एक डायग्राम है आपके पास। तो ये डायग्राम में मैंने क्या लिया हुआ है, एक एग्जांपल सिंपल सा। ये मेरे पास एक सोर्स है 10.2,
और ये क्या है इसका गेटवे 10.1। इस तरह से ये डेस्टिनेशन है आपका 192.168.10.2 और ये क्या है इसका गेटवे है, और ये बीच में मेरा एक नेटवर्क है जो राउटर टू राउटर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है 20.0 का। ओके, अब यहां से मैं क्या चाह रहा हूं, मान लीजिए आप करते हैं पिंग 192.168.10.2। यहाँ से सबसे पहला पैकेट मैं अभी आर्प को नहीं बार बार बीच में लेके आ रहा हूँ। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है आर्प का प्रोसेस अच्छे से, कि जब इसके पास पैकेट की इन्फॉर्मेशन थी, सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, सोर्स मैक खुद का, डेस्टिनेशन मैक इसका होना चाहिए था, नहीं है तो आर्प के थ्रू वो लर्न करेगा। पहला पैकेट फेल होता था, अगला पैकेट आईसीएमपी का चलेगा, उसमें सोर्स डेस्टिनेशन मैक भी रहेंगे, ये सोर्स मैक, ये डेस्टिनेशन मैक, ये सोर्स आईपी, ये डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, अब जब ये रिसीव हुआ पैकेट, इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे है, मुझे जो अभी डिस्कस करना है इस वीडियो में वो यहाँ इस राउटर से शुरू होता है। राउटर को ये पैकेट अल्टीमेटली भेजना कहाँ है, आपके इस वाली डेस्टिनेशन पे। ओके, अब राउटर के पास क्या है, आपकी टेबल्स है, सब कुछ है। तो यहाँ एक अगली स्लाइड में ना मैंने पूरा एक डिटेल में आपको दिया हुआ है कि ओके क्या क्या रहता है। तो आप टॉपिक का भी नाम देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या डाला है, प्रोसेस स्विचिंग एक्सप्लेन इन 10 इजी स्टेप्स। ओके, ये सॉफ्टवेयर स्विचिंग क्यों लिखा बताऊंगा मैं इसका भी। सबसे पहले जब ये पैकेट आपके राउटर के पास आया होगा, कौन सा, R1 के, ये राउटर 0, ये राउटर 1, राउटर 0 के पास जब आया होगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, देखिए ये पैकेट आपका आया, सोर्स कोई भी हो सकता है, डेस्टिनेशन इस पैकेट के लिए R0 है, अल्टीमेटली आपका जुड़ा है R1 से और जाना है आपको यहां तक। ये कौन सा था, 192.168.10.2। ठीक है, ये आपका हो सकता है FA0/1 हो, ये आपका हो सकता है FA0/0 हो, इसका मैक एड्रेस हो सकता है कि मैक 0000, मैं ये मान के चल रहा हूँ, इसका मैक हो सकता है मैक 1111, कुछ भी हो सकता है, एक रैंडम मैंने मान लिया है। इसका IP 20.1 है, इसका IP 20.2 है, यहाँ पे मेरा IP 10.2 था और इसका IP मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो जैसे ही ये पैकेट यहाँ पे आया, सबसे पहले ये क्या करेगा आपका, चेक द FCS ऑफ रिसीव्ड फ्रेम। ध्यान से सुनिएगा, अब जब आपको अगर याद हो OSI मॉडल, तो OSI मॉडल क्या करता है कि ये सेंडर जब इधर से कुछ भेजता है, उधर उधर जब रिसीवर रिसीव करता है तो सबसे पहले क्या जाता है आपकी फिजिकल लेयर पे। ओके, फिर ये कहाँ रिसीव होगा, आपकी डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर का काम क्या रहता है, रिसीविंग साइड में सबसे पहला काम आपके पैकेट्स में, फ्रेम्स में एरर चेक करना, रिमेंबर। अब वो एरर चेक करेगा, अगर एरर मिला तब तो ये फ्रेम यहीं ड्रॉप होगा, आगे कोई कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। पर ये रेयर है, हम मान के चलते हैं कि सब कुछ सही है, हमारा सोर्स, डेस्टिनेशन, आईपी, पैकेट्स और चेकसम वगैरह सब बढ़िया है, तो ओके ये कोई एरर नहीं आएगा। FCS चेक करने के बाद फिर वो आपका ईथरनेट फील्ड करता है चेक। अच्छा जी, ईथरनेट फील्ड मतलब क्या होगा, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक एंड ऑल दैट। तो अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि हेडर में ये पहले आते थे, वो ट्रेलर में आता था, तो उसको थोड़ा अभी अपने जो एक्साइटमेंट है उसको होल्ड करेंगे थोड़ा सा। तो मैं क्या है कि प्रोसेस बाय प्रोसेस, मेन मुद्दा मेरा ये नहीं है, मेन कुछ और है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, बट आप ये मान लीजिए कि ये दोनों काम हो गए, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, ओके, आपने फ्रेम में कोई एरर नहीं था, आपने सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक वगैरह सब पता कर लिए, तो ये आपके लिए था। ओके, आपको पता चल गया, कंफर्म्ड हो गया। फिर ये इस इंफॉर्मेशन को हटाता है यहाँ से। क्यों हटाता है इसका मैं लॉजिक बताऊंगा आपको। फिर फाइनली ये कहाँ आया आपका लेयर, अगर ये स्विच होता ना तो ये इसको रिमूव नहीं करता, एज इट इज प्रोसेस करता अगर स्विच होता तो, पर ये राउटर है तो ये इसको हटाएगा यहाँ से। ओके, फिर ये करता है आईपी हेडर चेकसम। जब ये गया लेयर 3 पे, आईपी की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड ऑल दैट, तो ये उसको चेक करेगा कि भाई वहां पे तो कोई गड़बड़ नहीं है, अगर नहीं है तो दैट्स फैंटास्टिक। वो अब एक और इंपॉर्टेंट काम करेगा, देखिए यहाँ पे लूप को रोकने के लिए राउटर्स में चलता है एक आपका TTL मैकेनिज्म, स्विच में नहीं चलता, उसके लिए हमें STP यूज करनी पड़ती है अलग से एक प्रोटोकॉल, बट राउटर्स में TTL मैकेनिज्म क्या होता है, लूप को रोकने के लिए। मान लो आपका पैकेट यहाँ से चला, यहाँ पे पहुंचा राउटर पे, इसके पास ना तो रूट था वहां तक लेके जाने का, ना इसने इसको ड्रॉप किया, तो ये ऐसे जाता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा, नेटवर्क में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, आपका पूरा नेटवर्क डाउन कर देगा, उस पूरी बैंडविड्थ को कंज्यूम कर जाएगा। ये होता है लूप, जब पैकेट ना तो कहीं पहुंचे ना ड्रॉप हो। उसको रोकने के लिए लेयर 3 पे एक मैकेनिज्म चलता है TTL। जब मान लो यहाँ से पैकेट चला ना, उसमें TTL की वैल्यू होगी 128, जब राउटर पे आता है तो उसमें TTL चलता है 256, तो वो जब एक वैल्यू ऐसे माइनस करता चलेगा, इस पे रिसीव हुआ ओके -1, इस पे रिसीव हुआ -1। अगर रेयरेस्ट ऑफ केसेस, अगर अब बिल्कुल रेयर केस सिनेरियो है कि लूप बना भी है, तो अल्टीमेटली 256 हॉप के बाद इस तरह से राउटर टू राउटर, डिवाइस टू डिवाइस आपका जब जाता जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मीन्स वो पैकेट अब आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉप।
और पैकेट ड्रॉप हो गया तो इसका मतलब देयर इज नो लूप। ओके तो यस, ये टीटीएल वैल्यू वेरीफाई करता है। क्या वेरीफाई करेगा कि बॉस जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो एक से ज़्यादा है कि नहीं। क्यों एक से ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये -1 करके आगे भेजता है हमेशा। अगर इसने -1 किया तो कितना हो गया? 0 ना। तो एटलीस्ट 2 जरूर होना चाहिए रिसीविंग टीटीएल वैल्यू। रिसीविंग की मैं बात कर रहा हूँ, सेंडिंग कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिसीव करेगा 2, जब यहाँ से भेजेगा तो -1 करके भेजता है हमेशा। ये हर एक राउटर का प्रोसेस है टीटीएल, टाइम टू लिव। ओके तो ये वाला काम भी उसने कर दिया। उसने चेक किया कि ओके जी जो आपका टीटीएल वैल्यू था वो 2 या 2 से ज़्यादा है। ठीक है फाइन। तो उसके बाद ये क्या क्या काम करेगा आपका? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लुकअप। अब ये जो पैकेट आपके पास आया था ओके, वो चेक करेगा उसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या है। अब आपको तो पता है डेस्टिनेशन आईपी क्या थी। आपको जाना है यहाँ पे 192.168.10.2। फैंटास्टिक। फिर करेगा आईपी राउटिंग टेबल लुकअप। ओके बॉस ये क्या है? आईपी राउटिंग मतलब वो चेक करेगा कि जहां पे आपको जाना है ना डेस्टिनेशन पे, वो मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या किसी इंटरफेस पे, मान लो 0/0 0/1, या फिर वो किसी दूसरे राउटर के थ्रू मुझे वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? ये काम करना है किसने? अभी राउटर ने नेक्स्ट वाले स्टेप में। अब अगर आप यहां पे देखेंगे राउटर के पास 192.168.10.0 का जो रूट है वो कनेक्टेड रूट तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास कनेक्टेड में सिर्फ 2 ही रूट है। एक तो ये 10.0.0 वाला है जो मेरे 0/0 FA0/0 इंटरफेस पे है, और एक मेरे पास है ये 20 वाला, ये भी कनेक्टेड रूट है, डायरेक्टली कनेक्टेड। पर मेरे पास वो रूट नहीं है, तो इसलिए मैं क्या मान के चलता हूँ, आपने पहले ही कोई स्टैटिक राउटिंग या डिफॉल्ट राउटिंग या फिर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक OSPF वगैरह चला रखी होंगी, तो मैं मान के चलता हूँ राउटिंग आपने कर रखी है। ओके तो वो चेक करेगा कि मेरी राउटिंग टेबल में वो लुकअप है या नहीं है, वो जो रूट है डेस्टिनेशन वाला वो पड़ा है कि नहीं। मैं मान के चलता हूँ आपने वहाँ तक एक स्टैटिक राउटिंग कर रखी है 192.168.10.0 तक जाने के लिए, और आपने क्या बता रखा है कि आप इस आईपी से नेक्स्ट हॉप आईपी 20.2 को यूज करके वहाँ तक जा सकते हैं। ओके फिर अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है? ये कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट अ न्यू लेयर 2 हेडर। यहाँ पे बात आती है लेयर 2 हेडर, जो क्या आते हैं फ्रेम रीराइट करने की। कि क्यों हम बोलते हैं कि जो राउटर्स हैं वो हमेशा हर एक हॉप पे लेयर 2 की एंट्रीज को चेंज करते हैं। सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, पहले जो रिसीव हुए थे यहां से उनको हटाएगा और नए लगा के भेजेगा पैकेट के अंदर। क्यों? क्योंकि राउटिंग तो आपने ढूंढ ली, यहां से यहां तक जाना था, पर जाना तो इस लिंक से इस लिंक तक है ना। तो उसके लिए आपके पास इस लिंक का भी मैक एड्रेस और इस लिंक का भी मैक एड्रेस होना चाहिए। तो ये अभी आपका बनेगा सोर्स मैक और ये अभी आपका बनेगा डेस्टिनेशन मैक। तो आपको जब राउटर ने इसने ढूंढा कि मेरे को यहां तक जाने के लिए ये आईपी यूज करनी है नेक्स्ट हॉप, तो अभी ये क्या ढूंढेगा कि ओके क्या उस आईपी का मेरे पास मैक एड्रेस है। ओके और जो प्रोसेस स्विचिंग है वो क्यों स्लो है? क्योंकि हर एक पैकेट में उसको ना आर्प रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है यहाँ का मैक जानने के लिए, क्योंकि वो आपकी टेबल में नहीं है। हर बार आपको आर्प करनी पड़ेगी, हर बार इसका मैक जानना पड़ेगा, तब आपको इसका मैक मिले। मीन्स वो तब तक आप क्या है पैकेट को होल्ड करके बैठे हो कि जब तक आपके पास मैक नहीं आएगा तब तक आप भेज ही नहीं सकते, क्योंकि लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए ना आपके पास। ओके बॉस, तो यहाँ से आपको इसका मैक मिला, इसका आपका मैक आपके पास खुद था ही, ये तो आपका खुद का डिवाइस है। तब आप मैक के अंदर सोर्स मैक लगा के भेजेंगे, ये डेस्टिनेशन मैक लगा के भेजेंगे ये वाला। ठीक है, उससे पहले क्या करेगा टीटीएल वैल्यू को और हेडर चेकसम को मॉडिफाई। टीटीएल को कैसे? रिसीव किया था मान लो इसने 10, तो यहां से सेंड करते उसको क्या बनाएगा? नो। अब फाइनली फिर ये क्या करेगा? यहां पे भेजेगा जब, तो ये जो पैकेट रहेगा, मान लो ऊपर लेयर 3 से पैकेट आया था, इसमें सोर्स आईपी कौन सा रहेगा? 10.2 का, ये कभी नहीं बदलता। डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा? 192.168.10.2 का। ओके ये हमेशा सेम रहेंगे राउटर टू राउटर। पर जब ये रिसीव होंगे लेयर 2 पे, ये एज इट इज, और अब वो क्या ऐड करेगा? सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक और एफसीएस, न्यू एफसीएस। ओके ये प्रोसेस है बॉस आपका प्रोसेस स्विचिंग का। अब देखिए कितना लेंथी है, कितना टाइम लगता है, बार बार आपको ये सारे के सारे प्रोसेसेस। और एक और चीज़, ये मैंने सिर्फ एक पैकेट के लिए बताया आपको, अगर ऐसे 10 पैकेट रिसीव होते हैं ना राउटर 0 के पास या राउटर 1 के पास, तो 10 बार ये प्रोसेस करना पड़ता था, इतना लेंथी प्रोसेस आपका। समझिए इसीलिए प्रोसेस स्विचिंग क्या थी? स्लो। आई होप ये भी आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। ओके तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्विचिंग है, या फिर हो सकता है कि कुछ और पॉइंट्स भी हैं क्या इसमें, टाइप्स ऑफ पैकेट, आप ये पढ़ लीजिए ज़रा कि कौन से जो पैकेट हैं वो सॉफ्टवेयर, ये मैं बात करूंगा अभी इसके वीडियो के लास्ट की तरफ जाते हुए, ये बातें अभी हमारी पेंडिंग है।
ठीक है सॉफ्टवेयर। अच्छा एक और चीज़, ये चलो फिर वही है सेफ, जब हम बात करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तभी मैं बताऊंगा, बट ओके पढ़ लीजिए देख लीजिए कि हमेशा सॉफ्टवेयर जो आपकी स्विचिंग है वो लेस प्रेफर्ड होती है हार्डवेयर स्विचिंग से, तो करेंगे डिस्कस इसका भी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं दोबारा से, कि जब इनपुट प्रोसेस कंसल्ट करेगा राउटिंग टेबल और आर्प टेबल, तो आप देखिए कितनी टेबल यूज़ करते हैं, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। आप जब राउटर फॉरवर्डिंग कर रहा है तो वो कितनी टेबल से कंसल्ट करता है, कितनी टेबल में डेटा चेक करता है, दो में। एक तो है आईपी राउटिंग टेबल, ओके, और एक कौन सी है आपकी आईपी आर्प टेबल। यहाँ पे क्या चेक करता है वो राउटिंग टेबल में, कि आपके पास डेस्टिनेशन जो है रूट वो पड़ा है कि नहीं पड़ा है, मीन्स नेक्स्ट हॉप आईपी एंड ऑल वो सब कुछ। अब अगर आपके पास नेक्स्ट हॉप आईपी रूट सब कुछ है तो क्या वहां तक जाने का मैक आपके पास पड़ा है, ये किस में मिलता है आपको, आर्प टेबल में। ठीक है, ये दोनों मेंटेन करनी पड़ती हैं, बार बार करना पड़ता है ये वाला प्रोसेस। तो पहले नेक्स्ट हॉप जानेंगे, अपना खुद का इंटरफेस कहाँ से आपको एग्जिट करवाना है वो जानेंगे, दोनों के मैक एड्रेस आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आर्प करेंगे, फिर आर्प के थ्रू जब मैक मिला तो पहले वाले सोर्स और डेस्टिनेशन के मैक आप हटा देंगे, नए लगाएंगे, और फिर आप टीटीएल की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, चेकसम रिकैलकुलेट करेंगे, एफसीएस रिकैलकुलेट करेंगे, फिर आप अगले राउटर की तरफ भेजेंगे। दूसरा राउटर रिसीव करेगा, वो भी सारे यही के यही प्रोसेस आपको दोबारा से प्रोसेस करके देगा। तो आप अगर ये डायग्राम देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आर्प टेबल का यूज करके और राउटिंग टेबल का यूज करके ये इनग्रेस पैकेट जो आएगा वो आपको आगे मिलेगा। ठीक है, सेफ का अभी मैं कोई डिस्कस नहीं कर रहा। देन आपका क्या है, आईपी फॉरवर्डिंग, सेकंड मेथड, एंड दैट इज योर फास्ट स्विचिंग। अभी तक मैंने किसका डिस्कस किया, सिर्फ प्रोसेस स्विचिंग का। प्रोसेस स्विचिंग हर एक प्रोसेस के लिए बार बार आपको कैलकुलेशंस, रूट फाइंडिंग, री राइटिंग और ये सब कुछ करना पड़ रहा था। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या फर्क है। एक लाइन देखिए जरा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राउटेड वंस फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स। ओके, ये क्या करता है, जो मान लीजिए आपको 192 168 10.2 के लिए जाना था, अगर वन टाइम जब पहली बार राउटर जीरो के पास ये पैकेट आया होगा तब तो इसके पास इसकी इंफॉर्मेशन में, राउटिंग टेबल में तो इंफॉर्मेशन है, दिक्कत हमारे पास राउटिंग टेबल की नहीं है, ये तो आपने एक बार कॉन्फ़िगर कर दी। दिक्कत आपके पास है आर्प टेबल की, ये आपको बार बार क्या है, मैनेज मेंटेन करनी पड़ रही है। ओके, तो उसकी जो एंट्री होगी राउटर ने अपनी आर्प टेबल में कैश मेमोरी में रख ली, अलग से एक मेमोरी आती है वो वहां पे स्टोर करके रख लेता है, और जब आपको दोबारा उधर ही भेजना है तो आपको रिकैलकुलेट नहीं करना, आपको पता है वहां तक जाने के लिए ये वाला नेक्स्ट हॉप यूज होना है और उसका ये मैक मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। तो आप देखिए बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है। तो दिखने में तो लग रहा है कि यार बहुत सही है, और एक्चुअली जब ये आई थी तो तब बहुत सही भी थी, आपके प्रोसेस स्विचिंग के कंपैरिजन में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लिमिटेशंस है इसकी तीन चार। क्या, सबसे पहली तो लिमिटेशन आप देखिए कि इसमें ना नॉर्मली जो चलना चाहिए कि भाई आपको मान लो 192 168 10.0 में तीन पीसी हैं, 192 68 10.1 10.2 और 10.3। अब तीनों एक ही नेटवर्क में है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि यार एक ही नेटवर्क में जाना है तो क्यों ना मैं यहां तक भेज दूं, आगे तो अपने आप चला जाएगा। पर नहीं, राउटर को इसकी एंट्री नहीं मैनेज करके रखता, राउटर .1 .2 .3 सभी की एंट्री मैनेज करके रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी रैम है ना वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है ये। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट ड्रॉबैक, क्या है ये, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ कैश मेमोरी। कैशे मेमोरी ही तो है जो इसको फास्ट बना रही है। ओके, रैम वो मैं जल्दबाजी में या फिर मान लीजिए हैबिट है ना रैम बोलने की, उस वजह से निकल जाता है। ठीक है, तो एट द कॉस्ट ऑफ कैश मेमोरी फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म मेक द फॉरवर्डिंग प्रोसेस मच फास्टर देन द ओरिजिनल प्रोसेस। ओके, तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। सेकंड ड्रॉबैक क्या है यहाँ पे देखिए, अब आप ये क्या कह रहा है, मान लो कि जो ये PC1 था, जो मैं अभी सर्वर कौन सा था मेरा, मान लो 192 168.10.2 यहाँ पे जाना था, मैंने इस डिवाइस को उठा के कोई दूसरा डिवाइस लगा दिया, मूव कर दिया, तो क्या लगेगा कि यार ओके ये मेरा दूसरा नेटवर्क हो गया, ठीक है, या फिर दूसरी आईपी होगी। अब राउटर को क्या है कि नेक्स्ट होप वो सिर्फ मैक की तो डिटेल बदलनी चाहिए ना वहां से, मीन्स एक ही तो डिटेल बदलनी थी आपको, लेकिन वो सिर्फ क्या करता है, लेयर 2 की एंट्री को नहीं चेंज करता, पुरानी एंट्री को ही डिलीट करके नए सिरे से लाएगा, अपडेट नहीं करेगा वो उसको, नहीं वो डिलीट करेगा। जैसे अगर आपको याद हो हम क्या करते थे, कॉपी रन और स्टार्ट करते थे ना, तो ये आपकी अभी वाली जो मेमोरी थी, कॉन्फ़िगरेशन थी, वो उनको रिप्लेस कर देगा आपकी एनवी रैम को। याद है, इसीलिए जब हम रिकवरी करते थे पासवर्ड की तो पहले आपको कॉपी स्टार्ट रन करना पड़ता था और फिर आप कोई भी चेंजेस लाके उसको स्टोर करवाते थे।
वही वाला काम इसमें नहीं है। ये क्या करता है, आपका पूरी टेबल को क्या करवाएगा, अपडेट करवाने की बजाय रिप्लेस करवाएगा। तो ये पढ़ना जरा एक बार, इसको आप, हो सकता है कि आपको ये क्लियर होगा, इतना मेजर पॉइंट नहीं है, बट यस अगर आप प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, अगेन कह लीजिए कि ये फिर वैसा ही हो गया ना कि आपको प्रोसेस स्विचिंग ही करवानी पड़ेगी एक तरह से, ठीक है। थर्ड ड्रॉबैक क्या है, एजिंग टाइम ऑफ एंट्रीज इन द फॉरवर्डिंग टेबल। ओके देखिए, ये भी थोड़ा, मैं क्या बोलूँ, जैसे ये आर्प टेबल थी आपकी, ठीक है। अब मान लो आपके थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस हैं, इसमें अगर आप सारी एंट्रीज एक बार में जो स्टोर करी थी वही रखेंगे, तो नई टेबल जो है, नए जो एड्रेसेस हैं वो कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए मेरे को पुरानी एंट्रीज वहाँ से हटानी पड़ती है, नई एंट्रीज डालनी पड़ती हैं। तो इन केस आपने एक ऐसी एंट्री हटा दी जो आपको चाहिए अभी, तो उसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस स्विच। तो देखिए फास्ट स्विच के लिए जो कैश मेमोरी बनती है वो तो प्रोसेस स्विचिंग से ही बन रही थी ना, ठीक है। तो एक ये लिमिटेशन थी आपकी, जो कैशे मेमोरी है उसका साइज, अगर आप कैशे मेमोरी का साइज बढ़ाएंगे तो आपका राउटर बहुत कॉस्टली और बहुत अनअफोर्डेबल हो जाएगा, राइट। तो ये आपको अप एंड डाउन देखना है। फोर्थ ड्रॉबैक क्या है आपका, जो लोड बैलेंस करवा सकते हैं पर डेस्टिनेशन बेस करा सकते हैं, आप पर पैकेट नहीं करवा सकते। तो ये जब लोड बैलेंसिंग का कभी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे कि क्या मतलब है, क्या फ़र्क है पर पैकेट और पर डेस्टिनेशन, तो ये समझेंगे आप। तो अभी अगर आप देखेंगे आपके डिवाइसेस में ना तो पैकेट स्विचिंग, सॉरी, ना तो प्रोसेस स्विचिंग मिलेगी और ना आपको फास्ट स्विचिंग मिलेगी, कैशे बेस्ड जो आपकी स्विचिंग थी। अभी आपको ज़्यादातर सारे के सारे डिवाइसेस में कौन सी मिलती है, CEF, सेफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। तो उससे पहले इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूशन फॉरवर्डिंग के। तो इनको बताने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं आपको। चलिए पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं एक बार। तो मान लीजिए मेरे पास एक राउटर है यहाँ पे, लेट्स से कोई भी ले लीजिए, ओके। और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक सिंगल CPU है यहाँ पे, जो मेरा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में मेरे पास क्या है, एक CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसमें कुछ कोर्स होंगे और वही सब चीज़ें। अब यहाँ पे इस वाले इंटरफेस पे मेरे को पर सेकंड 10,000 पैकेट रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। ओके, अब ये सारे के सारे पैकेट अगर आपको प्रोसेस करवाने हैं तो बार बार किसके पास जाना पड़ता है, CPU के पास, क्योंकि ये कैसी आपकी स्विचिंग कैसी है, सॉफ्टवेयर बेस्ड। सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। सिंपल सा एक एग्जांपल, ये पैकेट ट्रेसर का ही समझिए आप, ठीक है, या फिर आप GNS3 का ही समझिए। जब आपको पैकेट ट्रेसर की या GNS3 की प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है तो मेरे को जो मेरे विंडो 10 में या जो मेरे लैपटॉप में CPU यूज हो रहा है ना, जो बाकी काम कर रहा है, वही तो प्रोसेस करके दे रहा है ना इनको। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे रिसीव होने वाले सारे पैकेट आपको कौन प्रोसेस करके देता है, उनका रूट वगैरह कौन फाइंड करके देता है, CPU जो मेन है आपका। ये है आपकी सेंट्रलाइज्ड फॉरवर्डिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड फॉरवर्डिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस कार्ड के अंदर, ये जो आपका लाइन कार्ड है जहां पे आप इनग्रेस आपके पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं, इन्हीं के अंदर आप एक CPU दे दें। याद है आपके पास ग्राफिक कार्ड होते हैं, अलग से ग्राफिक कार्ड खरीदते हैं आप जब PC में लगा देते हैं गेमिंग वगैरह के लिए, तो उसके अंदर खुद का CPU, खुद की रैम, खुद का फैन, सब कुछ होता है। तो ऐसे ही कार्ड आते हैं जिनके अपनी CPU वगैरह रहते हैं। तो उनको आप क्या बोलते हैं कि जब इसके पास पैकेट आया, वो CPU इस मेन को नहीं भेजेगा, खुद ही प्रोसेस करके देख लेगा, क्योंकि यहाँ से रिसीव हुआ था तो आपको इस वाले इंटरफेस से एग्जिट करवाना था या इस वाले से। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फॉरवर्डिंग। तो ये बहुत फास्ट होती है आपकी। इसके लिए आप ASIC चिप यूज़ करते हैं, पर उससे ही बेहतर है कि आप NPU यूज़ करिए, नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे CPU आते हैं ना, ऐसे ही NPU भी आते हैं। तो ऐसे लाइन कार्ड, सुपरवाइजर इंजन, सूप इंजन वगैरह आते हैं, इनको जो कार्ड्स को बोलते हैं। अब देखना गूगल पे इमेजेस और वो सब पढ़ के, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि यस, उनके अंदर आपके NPUs आते हैं और वो आपको करके देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फॉरवर्डिंग। मीन्स आपने बांट दिए रोल्स, ये CPU अपनी काम करेगा और ये, हाँ, सॉफ्टवेयर बेस आपको तब करवाना है जब कुछ ऐसे पैकेट्स हों, जैसे ARP के पैकेट्स हैं, वो जो आप ये हार्डवेयर से हैंडल नहीं कर सकते, वो जाएंगे सिर्फ CPU के पास। और CPU फॉरवर्डिंग के ऊपर लगी होती है एक रेट लिमिटर, क्योंकि CPU को तो मेन बाकी सारे काम भी करवाने हैं ना, जैसे ACL और ये सब कुछ। इसके लिए आप क्या कर दो, उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, ACL के काम और वो सब, इनको अपना मेन काम करने दो,
और रेट लिमिट का मतलब कीजिए 80%, 90%, इतने तक का ही इसको रिप्लाई करेगा। अगर उससे ज़्यादा ये कंज्यूम हो रहा है तो ये इसको रिप्लाई ही नहीं करेगा, चाहे पैकेट ड्रॉप भी करने पड़े। तो ये थोड़े हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं, इस रिगार्डिंग जब कभी पहुंचेंगे हम QoS और वो सब बातें करेंगे तो ज़रूर मैं ये बहुत लेंथ में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल समझिए, जो आपकी फॉरवर्डिंग रहेगी डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स हर एक कार्ड अपना डिसीजन लेगा, यहाँ पे खुद का अपना प्रोसेसर होगा। सेंट्रलाइज्ड मीन्स जो सिंगल CPU है वही सारे के सारे फॉरवर्डिंग के डिसीजंस ले रहा होगा। चलिए तो अभी बात करते हैं आपका सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग की। और यहाँ पे अब हम हैं अगर पैकेट ट्रेसर में, तो एक कमांड रन करके दिखाता हूँ आपको, शो IP सेफ। ओके, तो सेफ आपकी इनेबल्ड है। आप देखेंगे जितने भी रूट, चलिए मैं इसको यहाँ से नहीं बताता अभी, फिलहाल यहाँ से चलते हैं सॉरी। तो यही सेम एग्जांपल लिया, यहाँ पे समझिए जरा आप थोड़ा सा सिनेरियो। इस राउटर के पास अपनी क्या होगी, राउटिंग टेबल, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस। राउटिंग टेबल को क्या बोलते हैं जनरली हम, राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस। ओके, अगर आप बात करें प्रोसेस स्विचिंग की, आप बात करें फास्ट स्विचिंग की, तो जो राउटिंग है ना, जो फॉरवर्डिंग डिसीजंस है, टेबल बनाने वाला काम है आपकी, राउटिंग टेबल बनानी हो, मीन्स आपको रिब बनानी हो या फिर आपको आर्प टेबल बनानी हो, वो तब तक आप बनाना शुरू नहीं कर सकते जब तक आप कोई ना कोई पैकेट रिसीव ना करो। मीन्स जब तक आपको कोई फॉरवर्डिंग का डिसीजन ना लेना हो ना, तब तक आपकी वो टेबल्स नहीं बनती। पर ब्यूटी क्या है सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग की, ये वाली है। देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पे कोई स्टैटिक राउटिंग या डायनामिक राउटिंग कर दी होगी ना, तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस ये तो बन ही बन रहा है, नो प्रॉब्लम। आप शो IP रूट करेंगे ये मिल जाएगा आपको, लेकिन शो IP सेफ करेंगे इस तरह से, अगर आप चेक करेंगे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, तो सेफ क्या है, अपनी दो टेबल अलग से खुद बना के चलता है। ठीक है, उन टेबल में क्या करता है, एक तो ये लेयर 3 की इंफॉर्मेशन लेके रखता है और एक लेयर 2 की। तो उसके लिए मतलब क्या हुआ, आप जब कभी पैकेट आएगा ना, इसको आर्प और ये सब कुछ नहीं करना, इसको पहले से ही पता रहेगा कि भाई यहां जाना है, ओके इसके लिए आपको ये नेक्स्ट हॉप यूज करना है, यहां जाना है, अगर कोई और राउटर होता तो आपको उधर का यूज करना था। मीन्स प्रीपेयर्ड, प्री बिल्ट, आपकी प्री कॉन्स्ट्रक्टेड एंट्रीज पड़ी है, जस्ट आपको उठा के वो पैकेट में डालनी है, कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी, फटाफट फटाफट भेजते रहिए भेजते रहिए। बहुत फास्ट मैकेनिज्म है और अभी आजकल के डिवाइसेज में यही प्रेफर्ड है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं सेफ के बारे में। तो पढ़िए ज़रा इसको थोड़ा सा, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, ठीक है। चलिए जी, तो ये क्या कह रहा है कि बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ ये अपनी खुद की टेबल भी बनाता है। कौन सी टेबल है, एक तो जो इसकी लेयर 3 वाली इंफॉर्मेशन रखता है ये, वो दैट इज कॉल्ड FIB, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। ओके, और एक ये बनाता है एडजेसेंसी टेबल, जिसको नाम देते हैं एडजेसेंसी इंफॉर्मेशन बेस। तो ये टेबल आप थ्योरेटिकल समझने की बजाय मैंने यहाँ पे टेबल्स डाली है कुछ एक्चुअली बना के ही। मान लो पुराने वाला जो एग्जांपल था, तो पुराने वाले नहीं, ये जो लास्ट इस पे हमने दिया था, मैं इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेके जल्दी से और यहाँ पे MS पेंट में एक बार पेस्ट कर लूँ जल्दी। इट विल बी लाइक दिस, ताकि मैं इसको बार बार फिर मेरे को बैक ना जाना पड़े अपनी स्लाइड पे ना। दैट शुड बी दिस वन आई थिंक, यस। अब देखिए जरा यहाँ पे, अगर आप राउटर 1 की बात करेंगे, दिस वन, ये मेरा जो राउटर है, इसकी फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, बार बार यही क्यों आ रहा है मेरे पास। ओके, आपको दो एंट्रीज हैं कि एक तो आपके पास है रूट प्रीफिक्स और एक वहां तक जाने के लिए आप कौन सी प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हैं। कैसे है आप देखिए जरा, कि आपका जो ये राउटर है, कौन सा था ये, राउटर 1 है ना। ओके, अगर इसको जाना है 172.19.0.0, ओके, तो ये आपका किस नाम से जाना जाता है, प्रीफिक्स या फिर रूट एंट्री। तो ये 172.19.0.0, ओके। फिर आपको कहाँ पे जाना है, 192.16.10.0, ओके। तो ये हो सकता है आपके OSPF से लर्न किए हो या हो सकता है स्टैटिक से, तो वो डजेंट मैटर। वहां तक जाने के लिए देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, और मैं ये राउटिंग टेबल नहीं बता रहा, फॉरवर्डिंग टेबल बता रहा हूँ, जो सेफ बनाती है अपनी खुद की अलग से राउटिंग टेबल के अलावा। वो क्या करेगा, ये पॉइंटर यूज करता है। पॉइंटर किसको बोलते हैं, नेक्स्ट हॉप एड्रेस को, कि भाई यहां तक जाना है 20.2,
यहाँ तक जाना है 20.2। तो ये ना पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेता है अपने टेबल में। जब भी इसके पास कोई पैकेट आएगा, अब जैसे प्रोसेस स्विचिंग क्या करता था कि भाई इसकी आईपी राउटिंग लुकअप करता था कि ठीक है मेरे को डेस्टिनेशन कहाँ थी, ये वाली थी। फिर चेक करेगा मेरी राउटिंग टेबल में है क्या, ओके है, एक स्टैटिक एंट्री है। क्या उसकी लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, तो फिर वो उसको पता करता था अलग से, टाइम लगता था, होल्ड करके रखना पड़ता था ये वाला पैकेट। अभी होल्ड नहीं करना, क्यों? क्योंकि इसके पास प्री बिल्ट एंट्रीज पड़ी हुई है पहले से ही। ओके, तो ये ब्यूटी है आपकी इसकी सैफ की। दूसरी ब्यूटी क्या है, आपको अगर 50 जगह 100 जगह भी जाना है ना, हो सकता है कि सिंगल इसी के थ्रू आपको जाना हो, तो ये पॉइंटर्स आपके पास पड़े रहते हैं। और इसका फायदा क्या है, जब आपकी फास्ट स्विचिंग में कोई एंट्री ये वाली चेंज होती थी ना डेस्टिनेशन वाली, तो आपको नए सिरे से प्रोसेस स्विच करना पड़ता था, वो एंट्री जानने के लिए सैफ में सॉरी आपकी कैश मेमोरी में नए सिरे से स्टोर करवानी पड़ती थी। अभी क्या है, यहाँ पे ये एंट्री थोड़ी ना चेंज होगी। मान लो यहाँ पे कोई चेंज आता है ना, ये वही रहेगा, बस वहां तक जाने के लिए अब आपका जो नेक्स्ट होप चेंज होना है ना, वो चेंज हो जाएगा। या फिर कह लीजिए इसका जो मैक एड्रेस था वो चेंज होगा। मीन्स पूरी एंट्री डिलीट नहीं होती, सिर्फ जो एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वही अपडेट होगी आपकी। एक ये बहुत बेहतरीन आपका काम है सैफ का, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग का। तो वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे। तो देखिए ये ज़रा आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ये 2-3 टेबल्स आपको पढ़ेंगे, तो ये जो एडजेसेंसी इन्फॉर्मेशन है ना ये वाली, तो इसके अंदर ये भी डिटेल आपको मिलेगी, कोई अलग से टेबल नहीं है। ये सारे जो आपको मान लीजिए 20.2 तक जाना है, ओके, ये नेक्स्ट हॉप आईपी है, तो इसका मैक एड्रेस क्या है वो आपके पास पहले से पड़ा रहेगा। ठीक है, इस तरह से काम करता है आपका फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, और जो किसके अंदर यूज होता है आपका सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग के अंदर। तो ये वाले काम तो फिर वही होंगे, आप देख लीजिए ज़रा, ये सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा। टीटीएल भी आपका डिक्रीज होगा, आईपी चेकसम भी होगा। हाँ, आईपी चेकसम IPv4 के अंदर ही होता है, IPv6 में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सेफ 2 तरह का होता है, हार्डवेयर सेफ, सॉफ्टवेयर सेफ मैंने बता दिया। हार्डवेयर मीन्स क्या रहेगा, जब आपका जो लाइन कार्ड्स हैं, जो आपके प्रोसेसिंग इंजन हैं, उनके अंदर अपना सेपरेट क्या रहे प्रोसेसर और वो सब कुछ। ठीक है, मीन्स वो अपनी खुद की रैम और वो सब यूज़ कर रहे हो। सॉफ्टवेयर सेफ कब रहेगा, जो मेन सीपीयू आपका वही आपको प्रोसेसिंग करके दे। मीन्स मान लीजिए जो आपकी रैम है, जो आपकी मेमोरी है इनबिल्ट, उसी का कुछ हिस्सा, मान लो जी आपके पास 10 MB थी, 10 MB में से 5 MB 4 MB आप सेफ के लिए यूज़ करें, बची हुई आप टी कैम और वो सब के लिए यूज़ करें। ठीक है, उस तरह से। तो ये पढ़ लीजिए ज़रा आप, अब तो समझ आ जाएगा आपको, जब ये पढ़ेंगे ना तो अब इतना कोई इश्यू नहीं बचेगा। ठीक है, इस वीडियो में आई थिंक मैं टीटीएल की बात आपको बता चुका हूँ, टीटीएल क्या है और ये सब कुछ। पैकेट्स प्रोसेस्ड बाय सीपीयू, हाँ ये रेट लिमिटर मैंने आपको बता दिया है। हार्डवेयर सेफ ये बता दिया मैंने आपको, YNPOs डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ एंड ऑल। हाउ टू इनेबल सेफ, ओके, जनरली सारे डिवाइसेस में आपको मिलेगा ही सेफ इनेबल्ड। तो क्या कमांड थी, मैंने अभी दिखाया भी था आपको, शो IP सेफ। और अगर आप शो रन भी करेंगे, आई थिंक आप यहाँ पे भी आपको मिलना चाहिए कोई ना कोई इसका प्रूफ। तो यस, कैन यू सी दैट IP सेफ। और अगर IPv6 में आपको सेफ इनेबल करवानी है, तो उसके लिए पहले आपको IPv4 पे इनेबल करवाना पड़ेगा। तो कमांड क्या है आप देख लीजिए, इंटरफेस में जाइए, जस्ट कुछ नहीं है, एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड है, IP सेफ लिखिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे IP मीन्स IPv4 और IPv6 के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा 6। वेरीफाई करने की ये कमांड है, शो एडजेसेंसी। चलिए चेक करते हैं पैकेट ट्रेसर में चलेगी क्या। शो एडजेसेंसी नहीं, यहाँ पे नहीं चल रही है। ठीक है, GNS3 में चलते हैं, शो एडजेसेंसी, यस यहाँ पे चल रही है। आप अगर ये करेंगे एंटर, तो यहाँ पे आपको अभी तो देखिए मैंने तो सिर्फ ये डमी राउटर्स ही ले रखे हैं, बट ओके अगर आप कुछ करवाएंगे यहाँ पे राउटिंग वगैरह या फिर कोई पैकेट फॉरवर्डिंग, कोई पिंग वगैरह करके देखेंगे, मीन्स कुछ डाटा जब जनरेट करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा वो। अभी तो मैंने IP भी नहीं दे रखी है, ओके। एंड यस, पिंग करेंगे उसके बाद ही आपकी बनेगी सेफ, नहीं ये तो फिर अब वही बात होगी ना, फिर गलत है। नहीं, आप अगर IP एड्रेस और वो सब कुछ पहले राउटिंग वगैरह कर रखी होती तो तब भी आपको एडजेसेंसी इन्फॉर्मेशन मिलती यहाँ पे, ओके। सो यस, आई टेक माई वर्ड्स बैक। MPLS नहीं चल सकता आपका सेफ अगर इनेबल्ड नहीं है आपके डिवाइसेस में, आपके MPLS स्विचेस के अंदर सेफ दैट मस्ट बी इनेबल्ड, ओके। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैम, टी कैम, स्विच ओवर जो आपका है, और ये सब बातें, SDM टेम्पलेट्स क्या हैं, ये सब कुछ। ओके देन, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय।